आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक आपकी सभी दिली मुरादें पूरी करे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरसों के फूल का चौथा भाग, यानी चौथी किस्त, चौथा पार्ट। इसके पहले भी 3 किस्त हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वो पहले देख लें, फिर ये भी सुनें। सुनने की कहानियाँ हैं, सुनें प्लीज़, और बहुत दिलचस्प हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो चलिए सुनते हैं सरसों के फूल की चौथी किस्त। वो गहरी नींद में थी जब अचानक आंख खुल गई। उसने आंखें खोली तो बारिश का शक हुआ। वो पैरों में चप्पल फंसा कर तेजी से बाहर लपकी। बारिश हो रही थी, टप टप टप, बादलों की गरज चमक। उसने गहरा तवील सांस लेकर महक अंदर उतारी। शहबाज यकीनन गलियों में भागता फिर रहा होगा। कच्चे चूल्हे पर तवी, यानी बड़ा तवा जिस पर एक साथ 4 से 6 रोटियां बनाई जाती हैं, उसे तवी कहते हैं। तवी ढक दी थी। ऊपर प्लास्टिक शीट, मुर्गियों को भी बंद करके प्लास्टिक शीट डरबे पर डाल दी थी। यमुना को भी पता नहीं चला कब आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी। पता नहीं क्या बात थी। बारिश, जो खुशी और रहमत का दूसरा नाम है, दिल को अंदर से खाली, उदास, बेकरार कर देती थी। वो दूर तक देखने की ख्वाहिश में बेहाल हो रही थी। दूर दूर तक देख लेने वाली आंख शायद कोई और होती है। मुझे ये क्यों लगता था कि मैं रूह का बैल हूँ, जो घंटी की आवाज को कुल संसार समझकर चलाता रहता है। आमना कहती है, ये बेयकीनी दरअसल खुदा की रहमत से मायूसी है। दिल को हर वक्त मुस्तकबिल के खौफ से हौलाए रखना ईमान की कमजोरी है। मगर मेरा दिल चाहता है मेरे पास जादूगरनी का शीशा आ जाए और मैं बस पल भर में ये देख लूं कि क्या होगा, कैसा होगा। मगर ये तो खुदाई है। बंदा खुदा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर खुदा से इतना पास हो जाए कि उस पर गैब का दरवाज़ा खुल जाए, और मैं तो खुद अपने आप से भी करीब नहीं। वो मायूसी से आंखें पोंछने लगी। फरीदा की तरफ चली जाओ। आमना को इसके मूड का अंदाजा हो रहा था। नहीं, दादी जी सो रही हैं और शहबाज दरवाज़ा बंद करके गया है। अच्छा छोड़ो, बारिश का मज़ा तो ले लिया है, अब घर समेटना बाकी है। कीचड़ कीचड़ हो गया है। यमुना आसपास देखते हुए बोली, रहने दो, सूरज निकलेगा तो खुद ही सूख जाएगा। तुम बिला वजह मेहनत मत करना। आमना ने हिदायत की। ये बताओ कब आओगी? तैयारी कर ली है ना? आमना शौक से पूछ रही थी। हाँ, पूरी तैयारी है। दादी जी मुन्ने के लिए कुछ न कुछ बना रही हैं, खरीद भी रही हैं। मैं आमना बोल रही हूँ। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है कितनी बारिश हो रही है? उसने छूटते ही कहा। यमुना का दिल खुशी से भर गया। तो ये कौन सी बात है? यहाँ भी बारिश हो रही है। छोटू कहाँ है? यमुना ने बड़े शौक से बॉर्न बेबी के बारे में पूछा। वो अपनी खाट में सो रहा है, सब पकौड़े। अंदर शायद फोन बज रहा था। उसने जल्दी से फोन उठाया। बहुत सोच कर अम्मी ने 2 जलेबियां दी हैं, मगर मैं इस चक्कर में हूं कि एक पकौड़ा तो मिल जाए। यमुना इत्मीनान से मुस्कुराई। तुम 2 पकौड़े खाओ, एक मेरे नाम का भी। तुम बना लो ना यमुना, आमना ने मशवरा दिया। अच्छा, फिर फोन रखती हूँ। तुम भांजी के लिए प्यारा सा नाम सोच कर आना। आमना की आवाज में खिलखिलाहट साफ महसूस हो रही थी। बारिश रुक गई थी, बिजली चली गई थी। वो चीजें समेटते हुए मुसलसल आमना को ही सोच रही थी।
रिवाज के मुताबिक उसे बच्चे की पैदाइश के लिए यहाँ आना था, मगर फिर उसकी सास और खुद आमना ने मना कर दिया। अभी 3 दिन पहले खुदा ने उसे बेटे से नवाजा था। ताई मजीदा ने धूमधाम से 7वें रोज अकीक़े का ऐलान किया था और इन सबको जाना था। यमुना 2 दिन पहले ही वहां आई थी और अब अकीक़े की पार्टी के ख़त्म पर सब आमना के बड़े से कमरे में बैठे थे। आमना के सर पर लाल जरदार दुपट्टा था और वो दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और नफासत से वहां बैठी थी। सबके बीच होते हुए भी वो यहाँ नहीं थी। ज़हनो दिल में ख्यालात की ये लगार थी जिन्हें बड़ी कोशिशों से चेहरे पर आने से रोक लिया था। आमना जो उसकी रग रग से वाकिफ थी 2-3 बार उसे गहरी निगाह से जांच चुकी थी, मगर बंद नाक और भारी आवाज ने उसके राज को ढांप लिया। कहाँ तो आमना खुद और वो भी ये सोचा करती थी कि वो 10-12 दिन रहेगी, मगर अब वो उस माहौल से, उस घर से भाग जाना चाहती थी। वो फुप्पो के घर चली गई कि अच्छा नहीं लगता वो इस तरह बहन के घर रहे। फुप्पो का घर आमना के घर के ठीक सामने था। वो वहाँ का शहरी इलाका था, जैसे बड़े शहर का कोई इलाका तमाम तर सहूलियात से आरास्ता। यमुना बस ऐसी ही जिंदगी चाहती थी। उसे मासी का घर बहुत पसंद था, मगर यह आमना का घर जब उसने पहले देखा तो अच्छा था, बहुत प्यारा। अजीम का कारोबार अच्छा था, मगर वो इतनी तेजी से कामयाबी की राह पर दौड़ेगा अंदाजा न था। अकीक़े वाले दिन लोग कह रहे थे आमना का नसीब बहुत जोरावर है। तो क्या मेरा नसीब खराब है? मेरे लिए बस वही सब कुछ लिख रखा है। उसने दुखते सर को हाथों पर गिरा लिया, लेकिन अब दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आता। तो क्या मुझे इस पर कदम रखना चाहिए? वो कश्मकश का शिकार थी। बात सिर्फ ये थी कि आमना की शादी में ताया याकूब के छोटे लाडले ज़हूर ने यमुना को पसंद कर लिया। 6 माह का वक्त लगा उसे अपनी माँ को मनाने में, क्योंकि वो अपनी भांजी को ब्याहना चाहती। ताया जी ने खुशी का इजहार किया। वो एक रोज मामले को लेकर हाजिर हुए। आमना उन दिनों आई हुई थी और ये भी कोई हफ्ता पहले की बात थी कि वो दोनों बाजार गईं। वापसी में गजब की गर्मी। आमना तो आमना, यमुना का बीपी भी लो होने लगा। सारा पसीना बह निकला, ऊपर से रिक्शा नदारत। आमना बेदम सी दरख्त का सहारा लिए खड़ी थी। यमुना घबरा गई, अगर आमना को कुछ हो गया तो। तभी एक छोटी सफेद सी गाड़ी उनके पास से गुजरी और फिर फौरन वापस हुई। यमुना ने लंबे लंबे सांस लेती आमना को देखा और 2 कदम पीछे हो गई। ड्राइवर उन्हें पहचान चुका था। वो बड़े मसरत भरे अंदाज में चहका, आमना बाजी आप। आमना ने पल भर में पहचान लिया। आमना ने भी मूंदी आंखों से उसे पल भर में पहचान लिया। आप ठीक हैं? यमुना ने सुख का सांस लिया। वो ताया याकूब का बेटा ज़हूर था। चलें आप लोग मेरे साथ। ऐसी हालत, मेरा मतलब है इतनी गर्मी में घर से निकलने की क्या जरूरत थी? उसने आमना को आगे और यमुना को पीछे बैठने का इशारा किया। अंदर एसी ऑन था। आमना ने बेदम होकर सीट की बैक से टेक लगा ली। दोज़ख से जन्नत में आने का एहसास था। वो पहली बार एसी वाली गाड़ी में बैठी थी। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है आमना? उसने आगे होकर आमना का चेहरा देखा। हाँ ठीक हूँ बस। गाड़ी 5 मिनट बाद ही एक नई कॉलोनी में दाखिल हो रही थी। ये बहुत अच्छी स्कीम की कॉलोनी थी। ये तुम हमें कहाँ ले आए? आमना हैरानी से बोली। ये मेरा घर है। आप यहाँ खाना खाएंगी, थोड़ा आराम करेंगी, फिर मैं आपको घर छोड़ दूंगा। आपको शायद मालूम नहीं, आज साल का सबसे गर्म दिन है। लेकिन आमना ने यमुना की शक्ल देखी, मगर वो कहीं और खोई थी। घूम घूम कर चारों तरफ देख रही थी। ज़हूर बाहर निकला। उसने खुद ही
बड़े काले गेट को खोला, फिर उन्हें साथ लिए अंदर बढ़ा। दाएं तरफ का पार्किंग और बाएं तरफ अहाते में उन्हें नन्हे नन्हे फूल पौधे थे। ये एक बड़ी जगह पर बना नया घर था। ताज़ा पेंट की खुशबू। यमुना ने कभी सपने में भी ये सब नहीं देखा था। वो सचमुच मुंह खोले बच्चों की तरह हर चीज को हैरानी से तके जा रही थी। ज़हूर फ्रिज में से मौसम के सारे फल और जूस के डिब्बे निकाल लाया। अभी तो यही खिदमत कर सकता हूँ, वो झेंपा। तो तुम्हारी घरवाली? आमना ढीली बैठी थी। वो तो अभी नहीं है। ज़हूर ने गहरी निगाह से यमुना को देखा, फिर आमना की तरफ मुड़ा। आमना अलर्ट हो गई। वो बच्ची नहीं थी। उसने यमुना पर नजर डाली। साफ पता चल रहा था। हमें घर छोड़ाओ। उसने हाथों में पकड़ा सेब छोड़ दिया। अभी से? आप कुछ खाएं तो। वो उछल पड़ा। यमुना ने भी आंखों ही आंखों में रुकने की गुजारिश की। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस जाकर आराम करूंगी। यमुना खड़ी भी हो गई। आप पहले ये सेब खत्म करें, फिर मेरा घर भी तो देखें ना प्लीज। मैं आपका घर देख लूं? यमुना के सब्र का पैमाना भर गया। जी जी जरूर। वो खड़ा हो गया। अब्बा जी ने सालों पहले ये प्लॉट बुक करवाया था, फिर अभी 2 साल पहले मेरी मुलाजमत यहाँ हो गई तो मैंने सोचा किराए के घर से बेहतर है मैं अपना मकान बनवा लूं। उसने ताईदी अंदाज में यमुना को देखा। उसने भी फौरन हाँ में सर हिलाया। आप क्या काम करते हैं? यमुना का शौक हर बात से जाहिर था। मैं यहाँ बैंक में हूँ। यमुना मुतासिर हो गई। आमना को भी अच्छा लगा, मगर उसे खतरे की बू आ रही थी। दाने की तलाश में निचली परवाज का कबूतर यमुना और अगला वो जाल लेकर तो बैठा ही था। यमुना दिनों तक ज़हूर के घर, गाड़ी, ओहदे, कॉलोनी की तारीफें करती रही, और जब ताया याकूब ने आकर यमुना का नाम लिया तो जैसे धमाका ही हो गया। देखो जी, बात साफ साफ करूंगा। उसकी माँ अपनी कोई भांजी भतीजी लाना चाहती है, मगर अब उसने यमुना का नाम लिया है, फिर हम भाइयों का रिश्ता और मजबूत होगा। दादी जी बिल्कुल चुप। आमना खतरनाक हद तक संजीदा और अब्बा जी और अब्बू जी खामोश थे। आपने साफ मना क्यों नहीं किया? उनके जाने के बाद आमना चिल्लाई। साफ साफ कहते यमुना और एजाज। तू गुस्सा न कर बेटी, जहाँ बेटी हो ऐसे रिश्ते आते हैं। फिर वो हमारा भाई है। उसने तो बस बात कान में डाली है। फौरन मुंह फाड़ कर कहता तो साफ लगता सौतेले हैं। उसने हमारी सुनी कब? अपनी सुनाकर चला गया। अब आएगा तो कह देंगे। अब्बू जी ने बड़े स्वभाव से कहा। हाँ बच्ची, गलत तू भी नहीं। हाँ बच्ची, गलत तू भी नहीं और तेरा बाप भी नहीं। दादी जी ने तायीद की। आमना सुबह शाम बड़बड़ाती रही। वो एजाज से फोन पर बात करने को बेकरार थी, मगर सिग्नल का मसला था। यमुना अगले दिन फरीदा के घर गई तो उसकी गैर मौजूदगी में ज़हूर आया। वो दादी के लिए ढेरों फल, बकरे का गोश्त और जूस लाया था। यमुना लौटी तो आमना उसे बाकायदा कोसती हुई चीज़ें ठिकाने लगा रही थी। तुम सब लोग अपनी राय, अपना फैसला सुना रहे हो। जिसका मसला है उसे भी तो पूछो। यमुना ने आम काटते हुए सरसरी लहजा अपनाया। किसका मसला? आमना ने डपट कर पूछा। मेरा? मुझसे भी तो कुछ पूछ लो। तुमसे क्या पूछें? और तुम कहोगी क्या? आमना का नक्शा बिगड़ा। हो सकता है मुझे कुछ कहना हो। वो बड़ी तबीयत से आम की शाख खाने लगी। आमना के दिल पर जैसे हाथ पड़ा। तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या कहा है? वो चारपाई पर बैठ गई। कुछ गलत तो नहीं? एजाज को भूल गई? याद रखने को है ही क्या?
وہ ان دونوں کی زندگی کی سب سے زوردار جنگ تھی۔ میں یہ نہیں رکھ سکتی، یہ میرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یمنا نے شاپر بیڈ پر الٹ دیا۔ سفید بارڈر والے کھلے پائچوں کا پائجامہ، آسمانی لائن شرٹ جس کے کنارے زمین پر گرتے تھے، ہم رنگ دوپٹہ، اس میں کیا برائی ہے؟ عام سا کاٹن کا سوٹ ہے، عظیم لائے تھے دبئی سے، لال رنگ میں میرے لیے، میں نے تمہارے لیے بعد میں منگوایا۔ مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے، ہمارے کچے پکے گھر میں ایسے کپڑے نہیں چلتے۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی تمہارے لیے پسند کیا ہوگا۔ مجھے تمہاری کسی پسند کی ضرورت نہیں، تم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتی ہو، میرے لیے کچھ اور۔ یقین کرو دونوں سوٹ ایک جیسے ہیں، بس رنگ کا فرق ہے، تم وہ لے لو۔ ایسی کیا بات ہے؟ آمنہ الماری کی طرف جانے لگی۔ رہنے دو آمنہ، مجھے نہ یہ چاہیے نہ وہ اور نہ کچھ اور۔ تم اپنے لیے یہ سب پسند کرتی ہو اور میرے لیے یہ سب۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر کمرے میں گھوم گئی، اشارہ اس کمرے کی ہر چیز کی طرف تھا۔ آخر میں اس نے سفید پھولوں والی بے پناہ خوبصورت اورنج چھت پر نگاہ کی۔ خود لائٹ جلانے پر UPS چلاتی ہو، AC کمرے میں سوتی ہو، امریکن کچن میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتی ہو، اور میرے لیے تمہارے پاس اپلے اور لکڑیاں ہیں۔ تم اپنے گھر میں ماربل پر وائپر پھیرتی ہو اور میں مٹی میں بھوسا ملا کر گھر کی لپائی۔ یہ تمہاری چوائس ہے میرے لیے۔ تم ایسا سوچتی ہو یمنا؟ آمنہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ یہ سب میں نے پسند کیا، یہ تو مجھے مل گیا، عظیم کرتے ہیں یہ سب، میں تو وہی آمنہ ہوں۔ تو جب مجھے ملنے لگا ہے تو تم دیوار بن کر کیوں کھڑی ہو؟ وہ زہر بھرے لہجے میں اونچی آواز میں بولی۔ تم واقعی یہ تم بول رہی ہو یمنا؟ تم اتنی کچی؟ آمنہ کی آواز دکھ سے بوجھل ہو گئی۔ پانی کے لیے پینے کے لیے فریج کا ٹھنڈا پانی، بٹن کھول بند کر کے کھانا بنانے کی خواہش، ایک پکا فرش جس کو دھو کر کرسی ڈال کر بیٹھ جاؤ، چند آرائشی گلدان، کچھ جھولتی بیلیں، پلستر والی صاف دیوار پر سفید بے داغ چونا۔ یہ کچی سوچ ہے؟ یہ تو جائز ضرورتیں ہیں کہ تمہارے بھائی کے ساتھ رہ کر کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ اگر مجھے روشن راستہ مل رہا ہے تو تم کیوں رکاوٹ ڈالتی ہو؟ اور ہاں، کہیں تم یہ تو نہیں سوچتی کہ میں تمہارے برابر آ جاؤں گی، تمہاری ہم پلہ؟ خدا کی قسم یمنا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر تم واقعی چھوٹی بہن سمجھتی تو میرے لیے اچھا سوچتی، مگر میری تو ماں بھی زندہ نہیں، آج اگر وہ ہوتی تو۔ یمنا بس کرو۔ آمنہ نے اپنے پورے جسم کی طاقت سے تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ بے شرم، بد لحاظ، 20 سال کی زندگی اور اتنا زہر! میں تو ہر چیز کو جوڑ رہی تھی، آنے والے وقت کو دیکھ رہی تھی۔ واقعی تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ اعجاز جیسے بے لوث محبت کرنے والے شخص کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ 4 چمکتی دیواریں اور ایک سجی چھت کبھی سیمنٹ سے نہیں بنتی، وہ اعتماد کی ہوتی ہے جس کے پیچھے تو لپک رہی ہے۔ وہ بچپن کی منگیتر کو چھوڑ کر تیری طرف آ رہا ہے، اور وہ مکان جو بظاہر خالی تھا، یہاں کوئی عورت مستقل نہیں ہے۔ ہم نے اس دن جانے انجانے میں جا کر بہت بڑی غلطی کی، جس نے دیکھا نہ جانے کیا سوچا ہوگا۔ اور اگر تمہیں یہی سب چاہیے تو جاؤ لے لو۔ میرے بھائی کی محبت سنبھالنے کے لیے تمہارا دامن بہت تنگ ہے، اور پیالے میں گنجائش برابر چیز ہی سما سکتی ہے۔ تم چلی جاؤ یہاں سے۔ آمنہ نے ہاتھ لہرا کر اسے دروازہ دکھایا تو گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ اور سن رہی تھی۔ آمنہ دونوں ہاتھ
मुंह पर जमाए अपने रोने की आवाज को रोकने के लिए बेहाल हो रही थी। एजाज लौट आया था। दादी जी उसके बलाएं लेती न थक रही थी। आमना के बारे में दादी ही के मुंह से सुना। वो 2-4 रोज में आने वाली थी। उसका बच्चा 1.5 माह का हो चुका था और उसे अब लंबे आराम के लिए आना था। गर्मियों के दिन थे, अब्बा के गठिया को आराम था, सो वो काम पर जाते थे। शहबाज का स्कूल बदल दिया गया था और पढ़ाई के मामले में वो बहुत संजीदा था। ताया याकूब यहाँ पैगाम डालकर खुद उम्रे के लिए सऊदीया गए हुए थे और बाद में वहाँ पहले से रह रही बेटी के यहाँ रह रहे थे। अब्बा जी ने कह दिया था यमुना के लिए एजाज है। एजाज और जहूर दोनों घर के बच्चे हैं, मगर ये बात पहले से तय है। ताया याकूब ने तस्लीम किया, मगर मुसीबत ये थी कि जहूर हर 10-12 दिन के बाद आ जाता। वो बड़ी ताबेदारी से दादी के पलंग पर बैठ जाता और जमानों पुराने किस्से सुनाता, ढेरों खाने पीने के थैले लाता। यमुना ने पहली बार चॉकलेट और पिज़्ज़ा खाया। शहबाज को उसके आने से खुशी होती थी। ये बड़ी गाड़ी मेरे भाई की है। वो किसी बच्चे को नजदीक न आने देता। अब्बू जी और अब्बा जी ने उसे घर का बच्चा समझकर नजरअंदाज कर रखा था। ये आने से खुशी होती थी। ये बड़ी गाड़ी मेरे भाई की है। वो किसी बच्चे को नजदीक न आने देता। ये बड़ी गाड़ी मेरे भाई की है। वो किसी बच्चे को नजदीक न आने देता। अब्बू जी और अब्बा जी ने उसे घर का बच्चा समझकर नजरअंदाज कर रखा था और वो भी बहुत शराफत का मुजाहिरा करता। यमुना उसके आगे पीछे चाय पानी रखती। न जाने यमुना के किस अंदाज से जहूर ने अंदाजा लगा लिया कि वो अपने माहौल से खुश नहीं है, फरार चाहती है। वो स्टेज का आखिरी फनकार है, मगर नतीजा खेज। सारे ड्रामे का निचोड़ वो एक जुमला है। वो उसे बज़ाहिर बहुत सरसरी अंदाज में अपनी बातें बताता। घर में ये काम करवा रहा हूँ, वो काम करवा रहा हूँ। टाइल्स का रंग बेहतर नहीं था, मैंने बदलवाने का सोचा है। यमुना, कौन सा रंग अच्छा लगेगा? तुमने तो देखा था। यमुना की आंखों में लश लश करता घर दौड़ जाता। वो गुमसुम उसकी शक्ल देखती। वो जैसे अपने फैलाए खेल को समेट चुका था। असलियत जानकर पीछे हट गया था, मगर नहीं। वो सुना रहा था और धीरे धीरे चोट मार रहा था। वो झुटपुटे का वक्त था। रोशनी और अंधेरा एक दूसरे में गुत्थम गुत्था एक दूसरे को हराने के दर पे थे। सूरज डूबने का लम्हा बस आना चाहता था। गालों पर हड्डियां और उसकी झुलसी हुई रंगत रात को शर्माती थी। वो चौकी घसीट कर चूल्हे के नजदीक आ गया। यमुना ने मुद्दा जानकर आग सुलगाई, खिचड़ी और यखनी गर्म करके उसके सामने रखी। चूल्हे पर चाय का पानी रख रही थी जब जहूर चला आया। वो बहुत अच्छा ताज़ा फ्रूट केक लाया था। एजाज खड़े होकर मिला, मूढ़ा लाकर दिया, मगर वो चौकी घसीट कर उसके साथ ही बैठ गया। यमुना ने चाय का पानी चढ़ाया। जहूर बहुत बाएतमाद था, जबकि एजाज पुरसुकून और मुहतात। वो बहुत खुश दिल से गुफ्तगू मूढ़ा लाकर दिया, मगर वो चौकी घसीट कर उसके साथ ही बैठ गया। यमुना ने चाय का पानी चढ़ाया। जहूर बहुत बाएतमाद था, जबकि एजाज पुरसुकून और मुहतात। वो बहुत खुश दिल से गुफ्तगू में शरीक था। बस सजा खत्म। हवलदार से सब इंस्पेक्टरी मिल गई है। अब विंग से ज्वाइनिंग होगी। अभी तो छुट्टी पर आया हूँ, रिपोर्ट करनी है, मगर बुखार आ गया। उसकी आवाज़ में कमज़ोरी थी। बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है ये,
पुलिस फौजी की, हमारे ऐशे 9 to 5 की जॉब, फिर फारिग। उसने घमंड से हाथ झाड़े। फौजी इतनी मुश्किल जिंदगी न गुजारें तो बैंक छोड़ एक मोची जूता भी न गांठ सके। फौज अपना सुकून छोड़कर 9 to 5 को मुमकिन बनाती है। मशीनों के पहिए पेट्रोल से नहीं, अपने मुहाफिज के खून पसीने से चलते हैं। एजाज ने बेहद सुकून से तमाचा रसीद किया। उसने आंखें चूंधी करके एजाज को गौर से देखा। तुम नाराज हो गए यार? नहीं, हमें सिखाया जाता है और हमने अपने तजुर्बे से तस्लीम किया है। वो बहुत सादगी और यकीन से बोला। यमुना खामोश रही। उसने आग ठंडी करते हुए एक नजर दोनों को देखा। जहूर ने सफेद कलफ लगा सूट, सुनहरी चौड़ी घड़ी बांध रखी थी। चमकीले जूते, कप पकड़े उसके हाथ बहुत साफ, गुदाज और चमकीले थे। यमुना को बखूबी अंदाजा हुआ कि वो रुई की तरह नरम होंगे। दूसरी तरफ एजाज था। उसकी उंगलियों की गांठें बहुत काली थीं, नसें उभरी हुई दिखती थीं। जहूर का हाथ गोश्त से भरा था, जबकि यहाँ जैसे पंजे पर थैली चढ़ाकर कस दी हो। ये जफाकश मजबूत निगहबान हाथ थे। पता नहीं क्यों अपनी तमाम निगेटिव सोचों से परे यमुना को ये काले हाथ भरोसे के काबिल लगे थे। पीठ जुड़े बच्चों की तरह वो साथ साथ तो थी, मगर एक दूसरे से मुंह मोड़े। नन्हे अदीब ने सबको इतना मसरूफ कर दिया था कि ये नज़ारा सिवाय एजाज के कोई न देख रहा था। वो खामोश था और यमुना को ज़रूरत से मुताबिक बात करता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आमना को एजाज को लंबे लंबे खत लिखने का जुनून था और हर बात जेर ज़बर पेश के साथ उसके इल्म में थी। उसने आमना के शर्म दिलाने पर बहुत सुकून से कहा, मैं सख्त जान हूँ, पहाड़ तोड़कर दूध निकाल सकता हूँ, मगर पहाड़ से सख्त चीज़ दिल होता है। लाल और अंगारे एक ही प्लेट में रखे हों तो ना समझ हाथ बढ़ाने में गलती कर जाते हैं। तो तुम मानते हो वो अंगारे पकड़ेगी? आमना भौचक्की रह गई। तुम उसे रोकोगी नहीं? नहीं, वो हमसे बददिल हो चुकी है। नाराजगी गिरह की तरह होती है, बंदा खोलते खोलते खोल लेता है। शक कैंची होता है, काट देता है। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं। ज़हूर फितरतन फ्लर्ट, उसे हर चीज़ फरमाइश करने पर मिल गई है। वो यमुना को भी चीज़ समझकर हासिल करना चाहता है। अखबार में इश्तिहार देने जा रहा हूँ। मासी पड़ोसन के बेटे ने जब तक दुबई से आना है, फिर सौदा करना है, देर हो जाएगी। मैं पूरा प्लाट बेचने की बात करूँगा, फिर जो हिस्सा मिले किस्मत। अब फैसला कर लिया है तो उस पर अमल भी तो करना होगा ना। वो लंबे लंबे डिग भरता आंखों से ओझल हो गया। आमना सर पकड़ कर बैठ गई। दूर छत पर यमुना के खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। वो आमना के बेटे से खेलते हुए हंस रही थी। एजाज ठीक कहता है, वो हमसे बददिल हो चुकी है। ऐ अल्लाह, तू दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ है। ऐसा कुछ कर दे कि सब ठीक हो जाए। वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मदद मांगने लगी। अगर ऐसा ही रहा तो पहले मरहले पर उसने इंसानों पर से एतबार खोया, अगले पल तू सब भूल जाएगी यमुना। आगे फिर गड्ढे ही गड्ढे हैं। या अल्लाह, उसे यकीन दिला दे कि हम वही हैं उसका भला चाहने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले। है अल्लाह। अभी आप सुन रहे थे सिलसिलेवार नावल सरसों के फूल का। हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रिस्पांस दीजिए और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।